अपने पास रख लो, बिल्कुल मत देना, मैं कह रहा हूँ मत रख देना इसको। चलो सुनो, अब ऐसा है कि एसिडिटी के मामले में सबसे ज्यादा, वीडियो चालू हो चुकी ना, देखिए लास्ट क्लास में कुछ चीज पढ़ी थी उसको हम करेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया था यहाँ पर। तो एसिडिटी के मामले में ना सबसे ज्यादा एसिडिक मैंने आपको बोले थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिर बोलो कौन थे, फिनॉल्स, फिर बोलो कौन थे, वाटर, और फिर बोलो कौन थे, अल्कोहल्स। एक बात जरा ध्यान करिए, आप लोगों को जब मैं ये एरोमेटिक वाले बोल रहा था तो मैंने कहा था कि एरोमेटिक वाले जो होते हैं वो एलिफेटिक वालों से ज्यादा एसिडिक होते हैं, मतलब ये वाले जो हैं वो इनके मुकाबले ज्यादा एसिडिक होते हैं, बेंजीन वाले जो होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू ये वाले। यही बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है, ये वाली बात में कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसमें भी आपको पता है जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, नॉर्मल वाला उससे कम होगा और विड्रॉइंग वाला उससे कम होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते, ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं, यहां तक बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। अब एक दिक्कत क्या आती है मैं आपको बताता हूं, जहां पर आपने ये रखा था विड्रॉइंग वाला, ये ज्यादा एसिडिक होता है, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, और इसके बाद आपने इसको रखा, फिर इसको रखा, क्योंकि आपने बोला कि एरोमेटिक्स वाले इनसे ज्यादा एसिडिक होते हैं एलिफेटिक्स वालों से, तो ये आगे होने चाहिए, और इनमें भी विड्रॉइंग वाला सबसे आगे होना चाहिए, फिर नॉर्मल वाला, फिर डोनेटिंग वाला, तो खराब हो जाएगा। लेकिन बच्चों इनकी एसिडिटी में ना बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है एसिडिटी में, मतलब ये बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होते इनके कंपैरेटिवली, थोड़े से ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो होता क्या है कि ये वाला तो सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है भाई, लेकिन अगर आप इनके एलिफेटिक चेन में जाएं तो आपको नहीं लगता कि इसमें डोनेटिंग वाला इसकी एसिडिटी को खराब कर देगा और इसका विड्रॉइंग वाला एसिडिटी को बढ़ा देगा? अगर इनके एसिडिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब इनकी अगर मैं पीके वैल्यू छोड़ो यार, मैं वैसे ही कोई बोल देता हूं, अगर इसकी एसिडिटी मान लेते हैं 4 के हिसाब से कुछ नंबर मान लेते हैं और इसकी मान लो 3.8 है, तो डोनेटिंग की वजह से इसकी जो एसिडिटी है बेसिकली कम हो जाएगी और उसके विड्रॉइंग की उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि ये वाली चीज इसके कंपैरेटिवली क्या हो जाती होगी, बोलो, ज्यादा एसिडिक। समझे नहीं मेरी बात को? मीन्स देर इज नॉट अ वेरी शार्प कि हम उसको बहुत शार्प ऑर्डर याद कर सकें कि भैया ये वाला बिल्कुल रट लो, बात बन जाएगी। प्रॉब्लम कहां पर आने वाली है कि ये वाला तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, बिकॉज एक बात तो समझ लीजिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, सॉरी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। समझो बच्चों, एरोमेटिक वाले इनसे ज्यादा होते हैं, लेकिन एक सूरत हाल में ध्यान समझिएगा कि जब इसमें तो डोनेटिंग लगाओ या इसमें मान लो कुछ भी ना लगाओ, ए सुन लो यार, दिक्कत में रहोगे तुम लोग, इसमें डोनेटिंग लगाओ और या कुछ ना लगाओ, तो उससे बेटर तो वो है ना जो इसमें विड्रॉइंग लगाओ, क्योंकि विड्रॉइंग वाला एसिडिटी को बोलो क्या करता है, एनहेंस करता है। हाँ, इसके डोनेटिंग वाला कभी भी इनसे ज्यादा एसिडिक नहीं हो सकता। समझ रहे हैं बात को? अरे यार एक कंपैरिजन करो ना, आप लोग समझे नहीं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको पता है कि विड्रॉइंग वाले जो होते हैं एसिडिटी को बढ़ाते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिटी को क्या करते हैं, क्योंकि आप जानते हो विड्रॉइंग वाले जो है नेगेटिव चार्ज को बोलो क्या करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे। बोलो ये सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता आप लोगों को? तो क्या हो गया? तो आप लोग मुझे बस ये बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि इसमें तो डोनेटिंग है और इसमें बोलो कौन सा ग्रुप है, इसमें बोलो कौन सा ग्रुप है, इसमें विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें कौन सा ग्रुप है, बोलो विड्रॉइंग ग्रुप है, तो विड्रॉइंग वाले की जो एसिडिटी होगी कंपैरेटिवली जिस डोनेटिंग वाले के बोलो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और इस ऑर्डर में हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, बस इतना सा फ्लिप करना है इसको कि यहां पर आ जाएगा EWG विद CH2COOH। सही है भाई? फिर कौन आ जाएगा बोलो, नॉर्मल वाला केस, और फिर बोलो कौन सा आ जाएगा, EDG। यस, इसका EDG कहीं ना कहीं उसके EDG से बोलो क्या रहेगा, ज्यादा एसिडिक। समझो मेरी बात? अब आपको समझ में आया कि मैं इसको आगे क्यों लेके आया, बस एक चीज हमने गलती से पीछे रख दी, उसको मैं आगे लेके आ रहा हूं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे नहीं आया समझ में? आगे क्यों लेके आया वो सोचने वाली बात है, क्यों लेके आया सर? एरोमेटिक्स वाले ज्यादा ही होते हैं इनसे, एरोमेटिक्स वाले जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दे आर मोर एसिडिक देन द एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। बट लेकिन आप लोग सोचिए ना कि एरोमेटिक में अगर डोनेटिंग ग्रुप आ गया तो वो एसिडिटी को घटाएगा, और इस एलिफेटिक में विड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो वो एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो विड्रॉइंग वाला जो ग्रुप है एलिफेटिक का वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू द डोनेटिंग ग्रुप ऑफ द एरोमेटिक वाला। नहीं आ रही मेरी बात समझ? वो है तभी तो वो ज्यादा एसिडिक होते हैं इनके कंपैरेटिवली, लेकिन अगर विड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो वो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा नहीं कुछ भी कहें, फिर भी मैंने बोला ना इन सबकी एसिडिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और उसको कंपैरिजन पर्पस में रखते हुए ये हमारे आगे आते हैं। ठीक है, जो ऑर्डर एक्चुअल है वो ये वाला है। क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सो गाइज, इस हिसाब से अगर चला जाए तो क्या करेक्ट ऑर्डर बनेगा, क्या करेक्ट ऑर्डर बनेगा, और कहां पर क्या गड़बड़ हो चुकी है बताओ जरा। अब बताओ क्या लिखा जाए इसको। सो गाइज, अब मैं अगर इस ऑर्डर को चलाऊं तो कैसे लिखा जाएगा बोलो?
देखो नहीं नहीं, इसमें ये गड़बड़ हो गया ना, देखो ये वाला। सो बोलो जरा क्या आएगा। मैं यहां पर अगर अब ऑर्डर को लगाता हूं, चलो अब बताओ ऑर्डर को लगाते हो क्या करेंगे, सबसे ज्यादा बोलो कौन सा आएगा, दूसरा। फिर देखो ये वाला उतना एसिडिक नहीं है, ये वाला भी उतना एसिडिक नहीं है, समझो मेरी बात को, कि इसमें डोनेटिंग है उसमें कुछ नहीं है। इनसे बढ़िया तो वो वाला एलिफेटिक होगा जिसमें क्या होगा, विड्रॉइंग। अरे सुन लो यहाँ पर, ये वाला ज्यादा एसिडिक क्यों है भैया, क्योंकि एक तो एरोमेटिक है और एरोमेटिक में विड्रॉइंग है। एरोमेटिक की विड्रॉइंग सबसे बढ़िया एसिडिक होगी। उसके बाद में ये उतना बढ़िया एसिड नहीं है, ये भी उतना बढ़िया एसिड नहीं है, बिकॉज या तो नॉर्मल है या डोनेटिंग है। इनसे बढ़िया तो वो वाला एलिफेटिक होगा जिसमें कैसा ग्रुप होगा, बोलो विड्रॉइंग। तो विड्रॉइंग ग्रुप किसमें, बोलो इसमें है। तो इसके बाद ये वाला आएगा, तो बोलो कौन सा आएगा, 3 4 5 6 छठे नंबर वाला। फिर बोलो कौन आएगा, फिर वही ऑर्डर रहेगा, पहला, फिर बोलो कौन सा रहेगा, तीसरा, फिर बोलो कौन सा रहेगा, ये रहा चौथा, फिर बोलो कौन सा रहेगा, इसमें 2 है, पांचवा, फिर कौन सा रहेगा, बोलो सातवां। अब समझ में आएगा क्या मिस्टेक हुई थी और कैसे इसको करेक्ट करना है। समझ नहीं आया सर, पक्का बताओ, श्योर। अब सुनो अगली बात, यहां पर भी अगर मैं बात करूं तो यहां भी गड़बड़ है। करेक्ट ऑर्डर करते हैं, चलो इसको पहले लेके रहने देते हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक वो होगा जो एरोमेटिक की विड्रॉइंग होगी। एरोमेटिक की विड्रॉइंग इसमें बैठी है छठे केस में, तो 6 नंबर वाला सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद मैंने एरोमेटिक में ये वाला लगा दिया, लेकिन आपको पता है कि इससे ज्यादा बेहतर वो हो सकता है जिसमें एलिफेटिक के अंदर विड्रॉइंग हो, क्योंकि एलिफेटिक इनसे थोड़े से कम एसिडिक होते हैं, और उसमें अगर विड्रॉइंग लग जाए तो कहीं ना कहीं वो इन वालों से ज्यादा एसिडिक हो सकती है, जिसमें या तो इन वालों से जिनमें या तो कुछ नहीं लगा, या फिर क्या लगा हुआ, डोनेटिंग लगा हुआ है, या फिर क्या लगा हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या इसके हिसाब से मुझे बताओ जरा कौन सा वाला आ जाएगा, 10वें वाला, बोलो कौन सा आ जाएगा, 10वें वाला। अरे देखो ना, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 5वें वाला, और फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर तो मेरा ऑर्डर सही चलेगा। फिर बोलो कौन सा आ जाएगा, चौथा, मतलब सारे कार्बोक्सिल्स हो गए, सारे कार्बोक्सिल्स हो गए। उसके बाद कौन आता है, बोलो उसके बाद फिनोल्स आते हैं, फिनोल्स का विड्रॉइंग, उधर वही ऑर्डर है, फिनोल्स की विड्रॉइंग, फिर नॉर्मल फिनोल है कहीं पर, वो रहा पहला, फिर फिनोल की डोनेटिंग, नोवा, फिर आपको पता है वाटर, तीसरा, फिर आपको पता है अल्कोहल में 1 डिग्री वाला पहले, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री वाला। सो अल्कोहल ये रहा, और कौन सा अल्कोहल है, 8वां नंबर पे अल्कोहल है, हाँ वो अल्कोहल है, तो 8वां। तो आपको समझ में आया कि ऑर्डर कहां पर गड़बड़ हुआ है, नहीं आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे नहीं आई बात समझ में, मुश्किल होगी बात। मैं थोड़ा सा इसको एक बार दोबारा से इसको मैं रिपीट कर देता हूँ हल्का सा, कि शुरू से मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी है, ताकि बच्चे जो बाद में वीडियो में देखें उनको भी आ जाए और आप लोगों की पूरी क्लैरिटी आ जाएगी किस तरीके से इसको डील करना है। देखिए एक सिंपल सी बात है, इधर अगर बात करी जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से अगर सिर्फ क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड का ही है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है, तो सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चंस आपको बताने की कोशिश करी थे, अगर आपने पिछली क्लास की वीडियो अटेंड करी है तो आपको पता होगा जिन केसेस में इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएंगे, बिकॉज इसकी कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी आ जाएगी। और जिन केसेस के अंदर बोलो कैसा ग्रुप लगा हुआ, बोलो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उनमें कम वो होगी भाई, क्या बोल सकते हैं, एसिडिटी। डोनेटिंग वाले कम एसिडिक और विड्रॉइंग वाले ज़्यादा एसिडिक। लेकिन मैंने आपको बोला था कि जो एरोमेटिक वाले होते हैं वो ज़्यादा ही एसिडिक होते हैं, एरोमेटिक वाले। तो अगर सिर्फ कार्बोक्सिलिक्स में कंपटीशन है तो आप सबसे ज़्यादा एसिडिक किसको मानोगे, एरोमेटिक वालों को। लेकिन एरोमेटिक में भी कौन से, जिसमें विड्रॉइंग वाले। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही बात समझ में। एरोमेटिक का डोनेटिंग हो और एलिफेटिक का विड्रॉइंग हो तो कहीं ना कहीं एलिफेटिक के विड्रॉइंग वाले को ज़्यादा एसिडिटी दी जाएगी, क्योंकि भैया उसके अंदर विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया, बस मैं यही बात आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको जो करेक्ट ऑर्डर है वो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं बोलो कौन होते हैं, बोलो अबे सबसे ज्यादा एसिडिक बोलो कौन होते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक्स होते हैं। फिर बोलो कौन होते हैं, फिनोल्स होते हैं। अरे यार ये क्या कर रहा है आज, कहां पर है ये, फिनोल्स हो रहा है। फिनोल्स के बाद बोलो कौन होता है, वाटर होता है। वाटर के बाद बोलो कौन होता है, अल्कोहल्स होता है। यही तो होते होंगे। और इनके अंदर मैंने एक स्पेसिफिक ऑर्डर आपको बताने की कोशिश करी कि अगर कार्बोक्सिलिक्स आएंगे तो कार्बोक्सिलिक्स के अंदर रिस्पेक्टिव ऑर्डर क्या होने वाला है, वो ऑर्डर बच्चों ये होने वाला है। ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का बताओ। सबको वो डाउट क्लियर हो गया जो थोड़ा सा लास्ट क्लास में बन गया था, उसको क्लियर कर लिया गया।
अब तुम्हें जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो चिंता मत करिए, मैं कुछ और क्वेश्चंस भी बताऊंगा एसिडिटी के। थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिडिटी में हल्का फुल्का कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन उसको हम क्वेश्चंस के जरिए क्लियर कर लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो मुझे बताओ जरा भाई, एसिडिटी वाले मुद्दे को हटा के मैं अब अगली चीज शुरू करूं? ये सब बिल्कुल ठीक है। जैसे कि बताओ, इसके कार्बोक्सिलिक में विड्रॉइंग है, उसके कार्बोक्सिलिक में डोनेटिंग है, तो विड्रॉइंग वाला ज्यादा स्टेबल करेगा तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। सही है बिल्कुल। इनमें बताओ विच वन इज मोर एसिडिक, शुरू से देख लो, विच वन इज मोर एसिडिक। देखो ध्यान से, सर विड्रॉइंग, ये डोनेटिंग से, डोनेटिंग से विड्रॉइंग से, सबसे ज्यादा विड्रॉइंग्स इसके अंदर है, तो ये वाला पांचवे वाला, फिर इसके बाद ये वाला आ जाए, सॉरी दूसरे नंबर वाला, फिर भाई कौन सा बोलो, पहले नंबर वाला जिसमें एक डोनेटिंग है, फिर दो डोनेटिंग वाला, फिर तीन डोनेटिंग वाला। ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर ये समझ में आया था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, तो भैया इसमें एक डोनेटिंग, इसमें तीन डोनेटिंग, इसमें दो डोनेटिंग, तो जितने कम डोनेटिंग है उतना बढ़िया है। तो ये वाला सबसे ज़्यादा, फिर भाई वो वाला पहले वाला, फिर दूसरे वाला। सही है भाई। और ये मैंने स्ट्रेंथ ऑफ द विड्रॉइंग टेंडेंसी वाला लगाया था। इसके ऊपर मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया था, फ्लोरीन की विड्रॉइंग टेंडेंसी ज़्यादा है या क्लोरीन की? तो बहुत क्लियर है, फ्लोरीन की विड्रॉइंग टेंडेंसी ज़्यादा है। दोनों ही विड्रॉइंग है, लेकिन फ्लोरीन की विड्रॉइंग ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। पहले वाला दूसरे से ज़्यादा एसिडिक होगा। फिर मैंने आपको बताया था इन सब में ये विड्रॉइंग है, ये विड्रॉइंग है, डोनेटिंग है। तो विड्रॉइंग वालों में NO2 की विड्रॉइंग ज़्यादा है, तो ये पहले वाला, फिर तीसरे वाला, और फिर बोलो कौन सा, दूसरे वाला। तो ये सब तो आपको समझ में आ गया था? नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया क्या? इसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया भाई? इसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया कि एरोमेटिक्स वाले जो होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू एलिफेटिक। लेकिन ये थोड़ा सा बस आपको सावधानी से याद रखना। वैसे ही बिल्कुल ठीक है, एरोमेटिक वाले एलिफेटिक से ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन अगर एलिफेटिक का कौन सा वाला आ गया, विड्रॉइंग वाला, और एरोमेटिक का कौन सा आ गया, डोनेटिंग वाला, तो एरोमेटिक का डोनेटिंग थोड़ा कम एसिडिक हो जाता है एज कम्पेयर टू एलिफेटिक के विड्रॉइंग के। इसलिए मैंने उसको आगे रख दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ नहीं आया सर? बिल्कुल भी पक्की बात है, श्योर? एक बताना जरा कि कौन ज्यादा एसिडिक है, विच वन इज मोर एसिडिक, बताना है। ऑर्डर लगाना है इसका। बता रहे भाई, तीसरा वाला सबसे ज्यादा, फिर पहला, और फिर ठीक है, समझ गए मतलब आप लोग ना, इस चीज को समझ गए आप या नहीं समझे भी? तो ये थोड़ा सा ऑर्डर याद कर लेना भाई, ये वाला जो है ना, ये वाला ऑर्डर फंसेगा तो इसको करेक्ट कर लेना। और इधर भाई हर्षित, अगर फिर भी इस क्वेश्चंस में, इस टॉपिक में आपको फिर भी कुछ डाउट रह जाता है, क्योंकि थोड़ी सी एक चीज़ हमने हल्की सी वो गलती हो गई, तो हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन रह गया। सो किसी फ्रेश दिन, यानी जब रिवीजन होगी हमारी, तब हम इसको दोबारा से बिल्कुल नए सिरे से पढ़ेंगे, दोबारा से रिवाइज करेंगे, तो हम इस चीज़ को उस समय और ज़्यादा बेटर तरीके से डील कर पाएंगे। बिकॉज अभी भी आपने कुछ पढ़ा था, उसको करेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको याद करने में हल्का समय लगेगा। हो जाता है मच बेटर, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि रिवीजन बहुत नज़दीक है, तो रिवीजन के टाइम पे मैं दोबारा से इस टॉपिक को कराऊंगा, देन ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। क्लियर होता है कि नहीं होता? आगे बढ़ा जाए तो गाइज, अब हम बिल्कुल अपना फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? सो गाइज इसको लिख लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये मान के चल कि वैसे मतलब अगली क्लास आधी ही लगेगी, उतने में हो जाएगा, लेकिन आज की में पूरा नहीं हो पाएगा। ये है कि जितना बचा हुआ है वो पूरा एक क्लास का इसके बाद बचा भी नहीं हुआ, लेकिन आज की क्लास में पूरा भी नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा। मतलब लगेगी अगली क्लास, संडे को लगेगी। आ जाओ, संडे को टेस्ट है, संडे को, अगले संडे टेस्ट है बच्चों। बस भाई चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ओ भाई रुक जाओ आदर्श, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात करी जाती है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की। सभी बच्चों की नजरें हो बोर्ड पे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट ना 3 चीजों पर डिपेंड करता है, सुन लीजिए। और मैं आपको शुरू से बॉइलिंग पॉइंट इसी तरीके सिखाता आया हूं। सबसे पहली चीज मास पे, दूसरी चीज इट इज
आप लोग इसको ऐसे करो कि पहले तो ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल दो या यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग लिख दो। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये जो दिया हुआ है कैसे इसको समझना है। सो गाइज, आप लोगों को बस वो चीज़ जो बता रहा हूँ ना वो ढंग से सुननी है, आपको बॉइलिंग पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए कि जब मैं किसी चीज़ को बॉयल करता हूँ, बॉयल करने का मतलब जैसे मेरे पास ये पार्टिकल्स हैं, लखन, सबसे ज़्यादा आवाज़ तुम लोगों को पीछे से आ रही है। अब ये पार्टिकल्स हैं और तुम लोग इसको हीट कर रहे हो, इसको तुम लोग हीट कर रहे हो, समझो मेरी बात को, हीट कर रहे हो। आप लोग मुझे बताओ कि कब पार्टिकल्स जल्दी बॉयल हो जाएंगे? जब पार्टिकल्स का मास हल्का होगा या जब पार्टिकल्स का मास भारी होगा। देखिए, बॉयल करने का मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब इनको इतनी हीट मिल जाए कि ये ऊपर से लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो 1 atm का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उससे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करके ऊपर की तरफ उड़ जाए। तो आप मुझे बताओ कि हल्का पार्टिकल जल्दी हीट लेके उड़ जाएगा या भारी पार्टिकल? भारी। किस चीज को जल्दी 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 कम एनर्जी से वो चीज पार्टिकल हवा में आ जाएगा? हल्का वाला। सो गाइस, अरे यार ऐसे शोर मत करो यार। कितनी बार बोला जाए आपको इस चीज के लिए कि आप लोग थोड़ा डिसिप्लिन में रहें क्लास के अंदर। आप लोग जितना अनडिसिप्लिन यहाँ पर दिखाएंगे ना, उससे होगा सिर्फ कुछ नहीं होगा, ये कि आपका सिलेबस 15 से 20 दिन और लेट हो जाएगा। जो मैं टारगेट 15 नवंबर करके चल रहा हूँ वो हो जाएगा 30 नवंबर। नुकसान टोटली आपका है, मेरे को फीस उतनी लेनी है। नुकसान आपका ही है ना। अगर 15 दिन बाद ज़्यादा चले गए, इसका मतलब 15 दिन हमने कम रिवाइज कराया लास्ट में, और कम रिवीजन का मतलब है कि कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कम कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा, फिर मैं आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें नहीं करा पाऊंगा। सोचो ना, मेरे पास टाइम बहुत सारा बच गया तो मैं तुम्हें क्या कराऊंगा? हर चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टेस्ट होंगे आप लोगों के। जितने ज़्यादा टेस्ट, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस, उतनी ज़्यादा आपकी कमांड बनेगी चैप्टर्स के ऊपर, उतना ज़्यादा आप वहाँ पर फंसेंगे नहीं। लेकिन अगर आप मुझे समय ही नहीं देंगे वो चीज़ें कराने का, तो क्या होगा? आप लोगों के लिए समस्या खड़ी होगी। ओवरऑल समस्या आप लोगों के लिए होनी है। ये 15 नवंबर भी कहीं ना कहीं तुम लोगों की वजह से पहुंचा होगा। तुम जो बीच बीच में इतना हरकतें करते हो ना, इसकी वजह से धीरे धीरे सिलेबस स्लो हो जाता है। और मैं तो इतनी बात भी नहीं करता आप लोगों से क्लास के बीच में। क्लास शुरू होगी तो हम क्लास के लास्ट तक पढ़ते ही रहते हैं। तो मस्ती वस्ती जो है ना, फिलहाल अब बंद कर दो, क्योंकि पेपर्स तुम्हारे आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आ गए अब। क्योंकि अक्टूबर ख़त्म, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 महीने हैं ना। फरवरी में तो पेपर ही है, फरवरी में पेपर है, फरवरी से लेट नहीं होगा पेपर। फरवरी में पेपर है आप लोगों का, और जनवरी में प्रैक्टिकल्स हैं। तो 2 महीने हैं बस, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि जनवरी पूरा प्रैक्टिकल्स में निकलेगा, फरवरी में वैसे एग्जाम है। तो तुम्हें 2 महीने कैसे पता भी नहीं लगेगा कितनी जल्दी जाने वाले हैं। सो बोर्ड पे ध्यान दो। अब सुनो भाई क्लास, देखिए जब मैं किसी चीज़ को बॉयल कर रहा होता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल्स हीट लेंगे, 1 atm के प्रेशर को ब्रेक करेंगे और बॉयल हो जाएंगे। ऐसे तो होगा ना। अब आप लोग मुझे बताइए, हल्का पार्टिकल जल्दी एनर्जी लेके ऊपर उठ जाएगा या भारी पार्टिकल? ऑब्वियस सी बात है हल्का पार्टिकल। इसका मतलब भारी पार्टिकल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता होगा? ज़्यादा। मतलब कि अगर हल्का पार्टिकल 100 डिग्री सेल्सियस से बॉयल होगा तो भारी वाला 105 डिग्री सेल्सियस की हीट लेगा, तब जाके बॉयल हो पाएगा। समझ में आता है कि नहीं आता? तो जितना ज़्यादा मास हो गया किसी मॉलिक्यूल का, जितना ज़्यादा बोलो क्या हो गया, जितना ज़्यादा मास हो गया किसी मॉलिक्यूल का, उतना ही ज़्यादा बोलो क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिएगा कि क्या सारे कंपाउंड्स, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलूंगा, सारे कंपाउंड्स एक ही क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। एक ही क्लास का मतलब होता है कि अगर एक कार्बोक्सिलिक है तो क्या सारे ही कार्बोक्सिलिक हैं? अगर सारे ही कार्बोक्सिलिक हैं तो फिर आप चेक करिए, सिर्फ और सिर्फ बोलो क्या, किसका मास ज़्यादा है? किसका? जिसका मास ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। बस सिंपल है भाई, सिंपल, कुछ नहीं, टेंशन नहीं। जैसे कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, विच वन हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट? विच वन हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट? क्वेश्चन दे दिया मैंने CH3COOH और CH3CH2COOH, दोनों ही कार्बोक्सिलिक हैं। अगर दोनों ही कार्बोक्सिलिक हैं, एक थोड़ी देर बाद मैंने एक पॉइंट लिखा है कि जिसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़िया हो। सो अगर दोनों ही कार्बोक्सिलिक है तो पार्टिकल्स की इंटरमोलिकुलर फोर्स एक जैसी होगी। चलो उस वाले पॉइंट को फिलहाल छोड़ ही दो। दोनों सेम क्लास से, बताइए भारी कौन सा है? भारी कौन सा है यार? भारी वो है जिसके पास ज्यादा कार्बन है, हल्का वो जिसके पास कम कार्बन है। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसको बॉयल होने में एनर्जी भी कैसी लगेगी? ज्यादा। उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा।
तो सेकंड वाले का बॉइलिंग पॉइंट पहले वाले से बोलो क्या होगा, क्या दुविधा है इसके अंदर, प्रॉब्लम है कोई? लेकिन कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, सबके मास एक जैसे दे देता है। अगर सभी कंपाउंड्स के मास एक जैसे हैं तो फिर आप चेक करना कि जिसमें ब्रांच ज्यादा होती हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ज्यादा ब्रांच होने पे बॉइलिंग पॉइंट कम होना। मतलब कि मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं ये, विच वन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट? पहले तो ये बताओ सबके मास एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? मास चेक करा मैंने कहा 5 कार्बन 2 ऑक्सीजन H, 5 ही कार्बन है 2 ऑक्सीजन H है सर, फिर से वही 5 कार्बन है 2 ऑक्सीजन H है, सबके मास तो सेम है, तो मास वाला फंडा तो लग नहीं सकता। अगर मास वाला फंडा नहीं लग रहा तो ब्रांच वाला फंडा लगेगा भाई। इधर तो जिस केस में ब्रांचेस ज्यादा है, ब्रांच ज्यादा बनी हुई है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होता है। देखो जिसकी ब्रांच ज्यादा होती है ना, उसका बेसिकली हम बोल सकते हैं सरफेस एरिया बड़ा कम होता है, और ब्रांच ज्यादा है तो इकट्ठा सा और का होगा ना, और कोई चीज सिमटी सी हुई है ना तो उसको जल्दी बॉयल हो जाएगी। जो चीज लंबी चेन में है उसको बॉयल करना इतना आसान है, समझिए ये बिल्कुल आप एरिया की तरह समझ सकते हैं कि जिस चीज़ का थोड़ा सा, जो चीज़ सिमटी हुई है ना उसको उठाना बड़ा आसान है, और जो चीज़ थोड़ी सी लंबी है उसको हम बेसिकली उठा के बाहर वेपराइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, याद करने का तरीका है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जिसके पास ब्रांच ज़्यादा होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिसके पास ब्रांच कम होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका मिलेगा, बोलो पहले वाले का। सो फर्स्ट वाले का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज़्यादा है बताओ जरा, तीसरे वाले से। और तीसरे वाले का किससे ज़्यादा बोलो, समझ नहीं आया सर, नहीं आया ना समझ में, पक्का? अब एक केस ऐसा आता है जहां पर ये दोनों कॉन्सेप्ट्स काम नहीं कर पाते, ना मास का ना उसका। जैसे कि तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, या अगर आप लोग इसको थोड़ा ऐसे भी करेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। ये लगभग इनके, आप कहेंगे सर मासेस का फर्क आएगा, यार लगभग कंपेरेबल है, उसमें 3 कार्बन से इसमें 2 कार्बन और ऑक्सीजन आ गए। सो मेरी बात समझिए, लेकिन ये दोनों क्लासेस ही सेम नहीं है। क्लासेस मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक बोलो क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसको ढंग से सीखना, क्योंकि मैं जो मेन चीज़ सिखाने वाला हूँ वो यही है। मुझे ध्यान से सुनिए यहाँ पर। हाँ भाई, मैंने क्या बोला, एक है कार्बोक्सिलिक और एक बोलो क्या है, हाइड्रोकार्बन। देखिए उन चीज़ों का भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहने वाला है जिन 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 लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में बहुत अच्छा इंट्रैक्शन होगा। अगर लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत अच्छी इंटरमोलिक्यूलर इंट्रैक्शन है, बहुत अच्छी दोस्ती है, तो उनको बॉयल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। आपको पता है H2O को बॉयल कर पाना इतना मुश्किल क्यों वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉयल होता है? क्योंकि आप जो जानते हैं कि वाटर के अंदर होता है H2O, ये H2O है और ये भी एक H2O है और ये भी एक H2O है। ध्यान देते चलो यार, ध्यान देते चलो, H2O है, H2O है। और आप जानते हैं क्या कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हमेशा अपनी तरफ खींच के रखता है, जिससे वो पार्शियल नेगेटिव रहता है और ये वाला पार्शियल। यहाँ भी ऐसा ही है कि पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल। अब ऐसा किसी एक H2O में तो हो नहीं रहा होगा, डेफिनेटली ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हर बार अपनी तरफ खींचा होगा क्योंकि ज़्यादा ताकतवर है, बदमाश है भैया। तो यहाँ पर क्या करेंगे बोलो, ये नेगेटिव रहेगा और ये बोलो क्या रहेंगे, पॉजिटिव। फिर ये नेगेटिव रहेगा और ये बोलो क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो होता क्या है बच्चों, होता क्या है कि एक एटम का हाइड्रोजन, एक H2O का हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जुड़ जाएगा, इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, अनुराग इधर, इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से, इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से, इसका हाइड्रोजन किसी और के ऑक्सीजन से, इसका। तो इनके बीच में दोस्ती होगी, एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से पकड़ के बैठे, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे को, और ऐसे करके सब एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए। अगर सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए तो एक एक मॉलिक्यूल को वेपराइज करना बोलो क्या है, मुश्किल है। तो अगर इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ज्यादा है तो उनको बॉयल कर पाना क्या होगा, मुश्किल होगा। समझो मेरी बात। और अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो उनको बॉयल कर पाना क्या होगा, आसान। इसका मतलब जब कंपाउंड डिफरेंट क्लासेस से होंगे, एक कार्बोक्सिलिक होगा, एक अल्कोहल होगा, एक अल्डिहाइड होगा, एक कीटोन होगा, एक फिनोल होगा, कुछ होगा। सो हमें देखना पड़ेगा कि किसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग होता है, और जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग होता होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता होगा। अरे नहीं यार भाई, बात समझ लो,
नहीं आ रहा समझ। तो मेरी बात समझ के बताओ, यहां पर क्लास ध्यान देना यार। आप लोग अगर कार्बोक्सिलिक्स की बात करें तो कार्बोक्सिलिक्स के अंदर क्या होता है, जैसे कि RCOOH होता है। तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक्स में तो जैसे कि ये होता है माइनस, ये क्या होता है बोलो प्लस। ये तो आपको पता है कि भैया ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा है। ये ढंग से सुनना यार, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं आप लोगों को। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है वो इधर की तरफ खींच के रखेगा, नेगेटिव पॉजिटिव रखेगा। और क्या तुम उसको नहीं जानते कि C डबल बॉन्ड O में पोलैरिटी ऐसी होती है कि ऊपर माइनस होगा, नीचे बोलो क्या होगा प्लस। मतलब इसके अंदर तो सर दो एंड पर पोलैरिटी होती है। और जब मैं दूसरे वाले RCOOH को लिखूंगा ना तो ध्यान से देखना, कमाल की चीज देखने को मिलती है इधर। एक कमाल की चीज देखने को मिलती है जो मैंने कभी आपसे चर्चा करी होगी किसी और चैप्टर के अंदर, सॉल्यूशन जैसे चैप्टर के अंदर, डायमर शब्द की। डायमर कैसे बनेगा सुनिएगा ध्यान से। आपको पता है कि इधर भी माइनस इधर भी प्लस आएगा, और इधर बोलो क्या आएगा माइनस, और इधर आएगा माइनस, और इधर बोलो क्या आएगा प्लस। तो यार तुम्हें नहीं लगता क्या कि ऊपर वाले का H जो है वो इसके ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा और इसका H इससे कर लेगा, तो एक तरीके का बोलो क्या बनेगा डायमर। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा टेंशन की बात नहीं, दोबारा सुन लीजिए। आपको पता है कार्बोक्सिलिक के अंदर OH पे भी पोलैरिटी है और उस कार्बन ऑक्सीजन में भी पोलैरिटी है। इधर वाली पोलैरिटी दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ गई, उधर वाली भी दूसरे मॉलिक्यूल जुड़ गई। मतलब यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अट्रैक्शन कर लेते हैं कि एक एक मॉलिक्यूल को वेपराइज कर पाना थोड़ा सा क्या हो जाता है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कार्बोक्सिलिक्स में ये इंट्रैक्शन बड़ी अच्छी होती है। और आप अगर बात करें किसकी बोलो, हाइड्रोकार्बन्स की, किसकी बात करें बोलो यार, हाइड्रोकार्बन्स में मुझे बताओ कि जो दोनों एटम्स है कार्बन और हाइड्रोजन, कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। और जब कोई एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं तो वो दूसरे वाले से इलेक्ट्रॉन्स को खींच के पोलैरिटी क्रिएट नहीं कर पाएगा। पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस क्रिएट नहीं कर पाएगा। और जब तक किसी मॉलिक्यूल में प्लस माइनस क्रिएशन नहीं होगा तब तक वो किसी दूसरे से अट्रैक्शन। तो हाइड्रोकार्बन्स में ये जो इंट्रैक्शन होती है ना, हाइड्रोकार्बन्स में जो ये इंट्रैक्शन होती है एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से बिल्कुल ना के बराबर होती है। क्यों भाई? अरे क्योंकि इसमें कोई प्लस माइनस नहीं, उसमें भी कोई प्लस माइनस नहीं, तो इसलिए इनके बीच की इंट्रैक्शन नहीं होती। बट कार्बोक्सिलिक्स में इंट्रैक्शन होती है। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा बोलो, कार्बोक्सिलिक का, और फिर कम किसका होगा बोलो, हाइड्रोकार्बन का। नहीं है बात समझ में? अब मैं तुम्हें सारी क्लासेस का एक बारी में बता दूं, सारी क्लासेस का एक बारी में बता दूं कि सभी क्लासेस में कौन सबसे ज्यादा होगा। तो फिर से वही बात आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन करता हुआ दिखता है? तो कार्बोक्सिलिक। एक बच्चों अल्कोहल भी दिखता है। थोड़ा सा अल्कोहल को समझ लो। क्या तुम जानते हो कि अल्कोहल होता है ROH, जिसमें आप लोगों को पता है इधर भाई ये बनेगा माइनस और ये क्या बनेगा बोलो प्लस। और तुम जानते हो कि दूसरे वाला जो ROH होगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा, ROH देखो ना। और क्या होगा लखन, ये माइनस और ये प्लस। तो तुम लोग जानते हो, मैं कह रहा हूं इधर देखो, इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, इसका हाइड्रोजन किसी और से कर लेगा। अरे यार ROH में भी पोलैरिटी होती है, दूसरे ROH में पोलैरिटी होती है और एक दूसरे को पकड़ लेंगे ये। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती होगी, उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती होगी उसमें, क्योंकि उसके पास दो एंड्स ऐसे हैं बॉन्डिंग बनाने के लिए। और अल्कोहल में दो नहीं है। एक मतलब समझिए मेरी बात को, इसमें OH की पोलैरिटी, उसमें OH की तो है ही है, CO की पोलैरिटी भी है। किसकी पोलैरिटी बोलो? तो सबसे ज्यादा जो इंट्रैक्शन देखने को मिलती है सभी क्लासेस में से किसमें देखने को मिलती है? कार्बोक्सिलिक्स में। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक भी होते हैं और सबसे ज्यादा इनका बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। नहीं मेरी बात समझ में आ रही सर? क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें देखने को मिलेगा? तो मुझे बताओ जरा सब बच्चे, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में आगे कौन मिलेंगे बोलो? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिर बोलो कौन आएंगे? अल्कोहल्स। अच्छा फिर वही बात आती है, सर अगर कार्बोक्सिलिक्स में उसने कैटेगराइज करने की कोशिश करी तो यार बता तो दिए जिसका मास ज्यादा भारी हो वो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला, जिसका मास कम हो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला। नहीं यार ये बात समझ में? CHOH अरे तो कहाँ जा रहा है तू? वहाँ जा ही क्यों रहा है? वहाँ जा ही क्यों रहा है? सुनो सुनो सुनो, आने दो मेरे को भी, आने दो, आ रहा हूँ। क्लास इसके बाद सुन लीजिए, इसके बाद ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनोल्स में होती है। तो अल्कोहल्स के बाद कौन आ जाएंगे? अरे यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की अगर बात करें तो बात करोगे तो अल्कोहल्स के पास होती है, फिनोल्स के पास होती है, या उनके पास होती है। तो कार्बोक्सिलिक के बाद अल्कोहल्स आ गए, और अल्कोहल्स के बाद कौन आगे बोलो? फिनोल्स आगे। फिनोल्स के बाद कौन आएंगे बोलो? वाटर का इसमें डालते हैं बेसिकली। अब आप लोग जानते हो अल्डिहाइड कीटोन को, किसको जानते हो बोलो? तो इन दोनों की बिल्कुल आसपास होती है, इसलिए इनको ना अलग अलग करके नहीं लिखा जाता, एल्डिहाइड कीटोन को लिखा। क्यों लिखा सुन लो, क्योंकि अगर आप एल्डिहाइड कीटोन की बात करें बच्चों, बोर्ड पे प्लीज, एल्डिहाइड कीटोन की बात करें तो एल्डिहाइड क्या होता है बोलो? RCHO, कीटोन होता है RCOOR।
यार इनके पार्टिकल्स के बीच में भी एक ठीक ठाक इंटरेक्शन होगी। रीजन पता है क्या है? भले ही हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन आप मुझे बताओ कि बॉन्ड की पोलैरिटी होगी कि नहीं होगी? ये माइनस का और ये बोलो किसका? अरे क्लास ध्यान से सुनोगे तो आएगा जब ये टॉपिक समझ में, नहीं तो टॉपिक समझ में नहीं आएंगे ये वाले। आपको समझना पड़ेगा कि दोनों में एक पोलैरिटी तो है ना, और अगर प्लस माइनस की पोलैरिटी है तो एक मॉलिक्यूल अपने दूसरे मॉलिक्यूल को होल्ड अप कर पाएगा प्लस माइनस के अट्रैक्शन से, लेकिन उतना बेहतर नहीं कर पाएगा जितना किसमें हो पाता है? बोलो अल्कोहल्स में या कार्बोक्सिलिक्स में, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड आपका कौन सा रहेगा? बोलो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद ये वाला तो कौन सा इंट्रैक्शन है? डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन है। कौन सी वाली? कि इसके अंदर एक प्लस माइनस का डायपोल बन गया और दूसरे मॉलिक्यूल में भी एक प्लस माइनस का डायपोल बन जाएगा, इंट्रैक्शन तो हो जाएगी, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जितनी किसमें होती है? बोलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो इसलिए इनकी बारी बाद में आती है। अब कोई बच्चा कहे सर अल्डिहाइड कीटोन दोनों आगे, तो नहीं आता बच्चों, एक चीज आएगी, या तो अल्डिहाइड आएगा क्वेश्चन में, या क्या आएगा? बोलो कीटोन आएगा। इसके बाद बच्चों आते हैं ईथर्स। कौन आते हैं? बोलो। अब ईथर्स कौन होते हैं? अरे यार याद करो, ईथर्स होते हैं ये पोलैरिटी इनमें भी होती है, कैसी? लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो माइनस का बनेगा, प्लस का बनेगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो पोलैरिटी तो इसमें भी आएगी, लेकिन उतनी प्योर पोलैरिटी नहीं आएगी जितनी इसमें आएगी, बिकॉज इसमें तो पूरा डायपोल बन जाता है, बॉन्ड शिफ्ट होगा, एक माइनस और एक प्लस। तो उतना बढ़िया प्लस माइनस यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा जितना प्लस माइनस बढ़िया यहाँ पर क्रिएट होता है। इसलिए अल्डिहाइड कीटोन्स की बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ। नहीं आ रहा समझ में? आशीष नहीं आया समझ में? इसके बाद ईथर्स के बाद कौन आ जाते हैं? हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं। हाइड्रोकार्बन उनकी बारी नहीं आएगी, आपसे बात ही इन सबकी करेगा बस। जो मैं बता रहा हूँ यही वाली बात होगी। तो मेरी बात सुन लीजिए भाई, मैं तुम्हें पूरा याद करवा देता हूँ, पूरा याद करवा देता हूँ, ध्यान सुन लो। जितनी भी क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स हैं, अगर क्वेश्चन में अलग अलग क्लास से क्वेश्चन आया है, क्लास सुन लीजिए, अगर क्वेश्चन में सारे कंपाउंड्स अलग अलग क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, कोई बिलोंग कर रहा है कार्बोक्सिलिक से, कोई बिलोंग कर रहा है अल्कोहल से, कोई फिनोल से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होते हैं? बोलो कार्बोक्सिलिक्स। सॉरी, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? गलत तो वैसे उसमें भी नहीं बोला है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? बोलो कार्बोक्सिलिक्स। फिर बोलो किसका होता है? अल्कोहल्स का। अच्छा, रीजन वाइज समझना है तो क्या रीजन है? बोलो कार्बोक्सिलिक्स के अंदर सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन भी बन रहा होता है सर, दोनों इंट्रैक्शंस होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ के बैठे होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक सबसे ज्यादा। फिर बोलो कौन? अल्कोहल्स। फिनोल्स में थोड़ा सा आपको पता है कार्बन ग्रुप बड़ा हो जाता है, और जिसके कारण वो मतलब बॉइलिंग पॉइंट में हिंड्रेंस पैदा करेगा, मतलब बॉन्डिंग वगैरह के अंदर। फिर बोलो कौन आ जाएगा? अल्डिहाइड कीटोन। फिर कौन आ जाएंगे? बोलो ईथर्स। और फिर बोलो कौन आ जाएंगे? लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये सारे कंपाउंड्स होने चाहिए कंपेरेबल मासेस के। कंपाउंड्स आर ऑफ, इसका क्या मतलब है बताओ? अरे अरे वो मतलब मैं आपको बता दूं बच्चों, वो देगा ही ऐसे, वो तुम्हें ऐसा कभी नहीं कर सकता। देखो अब एक चीज तो सोचने वाली है, तुम्हें उसने कार्बोक्सिलिक दे दिया 2 कार्बन वाला और हाइड्रोकार्बन दे दिया 20 कार्बन वाला, तो यार लॉजिकली फिर कंपैरिजन बनानी वो इतना भारी हो गया कि उसका बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली इससे बोलो क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो जब भी वो अलग अलग क्लासेस से क्वेश्चन देता है तो हमेशा सबके मासेस आसपास होते हैं, बिल्कुल बराबर नहीं होंगे, लेकिन क्या होंगे? किसी का 30 है मॉलिक्यूलर मास, तो किसी का 32 है, किसी का 28 है, किसी का 30 है, किसी का 29 है। समझो, अगर वो 2 कार्बन वाला है तो ये भी 2 या 3 कार्बन वाला ही होगा, तभी आप बोल सकते हो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट इसके मुकाबले बोलो क्या होगा? ज्यादा होगा। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? पक्की बात है। एक क्वेश्चन लिखवाता हूं, एनसीईआरटी बुक दो मुझे, मैंने दिया वैसे क्वेश्चन, इसमें दिखाना। अच्छा एक बार आप लोग ये पेज निकालना, फिजिकल प्रॉपर्टी वाला पेज निकालना, निकालो। अरे फिजिकल प्रॉपर्टी वाला पेज निकालो यार। हाँ बोलो। कार्बोक्सिलिक और H2O का कंपैरिजन इसलिए नहीं कर रहे हैं, उसका मास ही इनसे बहुत कम रहेगा, क्योंकि मिनिमम कार्बोक्सिलिक भी तू बनाएगा तो CH3COOH बनाएगा या H3OOH बनाएगा, तो भी उसका मास बहुत बड़ा हो जाएगा। उनकी नहीं बात करेंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हें वैसे भी पता होना चाहिए कि उधर उतना होता नहीं इंट्रैक्शन। क्लास प्लीज, इधर आप लोगों को एक टेबल दिख रहा होगा बुकलेट के अंदर, इस टेबल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बादल, टेबल पे आप मुझे बताओ सबसे पहला कौन दिया हुआ है? नॉर्मल ब्यूटेन, मतलब कौन है? हाइड्रोकार्बन। कौन है बोलो? अरे भैया नहीं है क्या बुकलेट? एक कंपाउंड है ब्यूटेन, ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है? फिर आप मुझे बताओ मिथॉक्सी इथेन। ओ भैया ये ईथर है,
जिसको नेमिंग ना आती हो हर्ष, फिर देख पीछे बातें करने लगे हो। ब्यूटेन होता है 4 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन। मिथॉक्सीथेन कौन होता है जिसको नहीं पता? मिथॉक्सीथेन इसको बोलते हैं। एक तरफ इथेन है, एक तरफ मिथॉक्सी, मतलब ईथर है। कौन है बोलो? ईथर। इसका मास दिखा रहा है 60 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 281। फिर आता है बच्चों प्रोपेनल, और फिर है एसीटोन, और फिर है प्रोपेन 1 ऑल। इसका 329, इसका 322, इसका 370, 58, 58, 60। एक बात दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो और उसको देख के मुझे बताओ जरा, अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। प्रोपेन 1 ऑल कौन होता है? कुछ बच्चे भाई मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो अभी भी। ये प्रोपेन 1 ऑल हो गया। एसीटोन होता है बच्चों ये CH3 COO CH3, और प्रोपेनल होता है 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड, और ये मैंने बना दिए ऊपर भाई। ब्यूटेन होता है CH3 CH2 CH2 CH3, और ये होती है बच्चों CH3 CH2O CH3। समझो समझो समझो। अब इस हिसाब से अगर मैं जाऊं तो मुझे ध्यान से इसमें देख के बताओ, जो ये वाली क्लास है वो अल्कोहल है, और अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट देखो सबसे ज्यादा कितना बोलो? 370। पहले एक चीज पे थोड़ा ध्यान दो, सबके मॉलिक्यूलर मास चेक करो, लगभग बराबर है, तो मास वाला पंगा नहीं पड़ेगा। तो इन सब में सबसे ज्यादा कौन होता है बोलो? अल्कोहल्स होते हैं, क्योंकि आप कहीं कार्बोक्सिल लिस्ट में नहीं है ना। तो इन सब में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? अल्कोहल का। अल्कोहल्स के बाद किसका होता है बोलो? वो तो है ही नहीं लिस्ट में, तो बात करेंगे फिर किसकी बोलो? उसके बाद आती है अल्डिहाइड से कीटोन्स। अब अल्डिहाइड कीटोन का देखो कितना आसपास है, मतलब आप लोग ना अल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में ना कुछ स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसलिए उनको साथ में रखा जाता है। और क्वेश्चन में कोई एक ही कंपाउंड आएगा, या तो अल्डिहाइड आएगा या बोलो क्या आएगा? कीटोन। दोनों नहीं आएंगे, तो दोनों का देखो बिल्कुल करीब करीब होता है, इसलिए दोनों की बात नहीं कर सकते कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। क्लियर है? लेकिन देखो बाकी का बहुत डिफर है, 40 यूनिट का डिफर है, यहाँ पर भी 40 यूनिट का डिफर है, लेकिन इन दोनों का बहुत नजदीक होता है, इसलिए इतना जब नजदीक होता है तो हम बात नहीं कर सकते। क्लियर होता है कि नहीं होता? फिर इनका है, फिर बोलो किसका है? बोलो ईथर्स का, और फिर बोलो किसका है? बोलो हाइड्रोकार्बन्स का। अरे समझ नहीं आ रहा सर। तो अभी अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं क्लास, आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, जल्दी कर दो यार बुकलेट के अंदर ही। क्वेश्चन नंबर 12 बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे अरेंज करना है। बच्चों क्लास, ओए अभी कुछ बच्चे ध्यान सुनो भाई, ये जो मास और ब्रांचिंग वाली बात है ये तब तक नहीं करनी जब तक सारे कंपाउंड सेम क्लास से बिलोंग ना करते हो। अगर कंपाउंड्स अलग अलग क्लास से आए, अलग अलग क्लास मतलब क्या जैस्मिन? अगर कंपाउंड्स अलग अलग क्लास से आए, क्लास मतलब एक कार्बोक्सिलिक है, एक अल्कोहल है, एक अल्डिहाइड है, कीटोन है, ऐसे आए। अगर कंपाउंड्स अलग अलग क्लासेस से आए हैं तो सीधा आप लोग वो ऑर्डर याद करिए कि कौन ज्यादा कौन कम। समझ नहीं आया? नहीं आया ना? अगर क्वेश्चन सेम क्लासेस से हैं तो फिर क्या करोगे? मास चेक करोगे और क्या चेक करोगे? ब्रांच। बस ये। अगर सेम क्लास से हैं, फ्रॉम सेम क्लास ऑफ कंपाउंड, अगर कंपाउंड्स की क्लास सेम है तो भैया आप लोग इन दोनों को चेक करा करिए, और अगर क्लासेस अलग हैं तो फिर तो ये वाला हो गया। अरे समझे कि नहीं समझे? चलो बताओ, इन सभी में क्लासेस सबके अलग है, एक अल्डिहाइड है, एक अल्कोहल है, एक ईथर है और एक हाइड्रोकार्बन। अब ये तो पता होना चाहिए कौन से कंपाउंड क्या होता है, चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? लिस्ट बनवा रखी है, अल्कोहल्स होते हैं। सो दूसरे वाला सबसे ज्यादा एसिडिक। फिर बोलो, फिर फर्स्ट वाला। अच्छा, अगर आप लोगों ने समझ लिया तो रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में एकदम दिमाग में बिल्कुल घंटी बज जाएगी कि सर इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें सर पोलैरिटी होती है बट उतनी नहीं होती जितनी इसमें हो जाएगी। सही है? फिर इसमें हो जाएगी और फिर इसमें बिल्कुल होती नहीं है। चलो इसमें बताओ सबसे एसिडिक दूसरे नंबर वाला। कोई दिक्कत है?
अब जल्दी से आप लोग 5 मिनट का समय लीजिए, और जो आपकी बुकलेट है ना उसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें जहाँ पर मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दिखाया है वो पूरा पढ़िए, तसल्ली से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरा ये पढ़िए। और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक वाला पढ़िए। पढ़ो। कहाँ गई बुकलेट? तो मिली थी तुम लोगों को तो नहीं है, तो बैठे हो, क्या कर सकते। पीछे क्या चल रहा है भाई? इसको बताओ, इसको बताओ। बोलो भाई। इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक अल्कोहल, 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 कार्बोक्सिलिक, ऑल ऑफ देम आर ऑफ द कंपेरेबल मासेस। मासेस सबके लगभग बराबर ही हैं। सबसे ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक्स के होते हैं। सो 4 इस मतलब चौथे वाला सबसे ज्यादा। फिर जिसमें ब्रांचिंग, अब ये सेम क्लास के मिक्स हो गए ना क्वेश्चन, अब ये सेम क्लास के हैं। अगर सेम क्लास के हैं तो जिसमें ब्रांच सबसे कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, पहले वाला। दिस इज ऑल अबाउट बॉइलिंग पॉइंट गाइस। बॉइलिंग पॉइंट भी फिनिश हुआ, समझ आ गया? पक्की बात है। तो क्या क्या हो गया? चलो भाई ये बताओ, बॉइलिंग पॉइंट में कोई दिक्कत आई है आप लोगों को? बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम क्लासेस से आए तो भी हो जाएंगे, अगर डिफरेंट क्लासेस से आए तो भी हो जाएंगे। डिफरेंट क्लासेस से आपको पता है किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, और सेम क्लास से आएंगे तो मास और ब्रांचिंग वाली चीज़ आपको मदद करेगी क्वेश्चन को डील करने में। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बच जाती है, वो है प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि चैप्टर में एक एल्डिहाइड और क्या था बोलो, कीटोन, इनकी हमें क्या क्या पढ़नी थी बोलो? हाँ वो लास्ट में यही चीज़ है, प्रिपरेशन, और बोलो क्या, केमिकल रिएक्शन, फिर कार्बोक्सिलिक का फिर बोलो ओए, फिर बोलो कार्बोक्सिलिक का बोलो क्या था, प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन, फिर थी इनकी एसिडिटी, अब कुल मिला के अगर आप लोगों को याद हो, एल्डिहाइड कीटोन से मैंने चैप्टर को शुरुआत करवाया था केमिकल रिएक्शन से।
केमिकल रिएक्शंस के अंदर मैंने आप लोगों से बहुत सारी रिएक्शंस आपसे डील करी थी। इसमें क्लेमेंसन था, वॉल्फ किस्नर था, टॉलेंस था, एल्डोल कंडेंसेशन था, रिएक्शन विद HCN था, रिएक्शन विद अमोनिया, बहुत सारी रिएक्शंस करी थी। उसके बाद मैं कार्बोक्सिलिक की तुम्हें प्रिपरेशन भी कराता हूँ, केमिकल रिएक्शन भी, जहाँ पर हम टोटल 13 रिएक्शंस पढ़ते हैं, याद आई तो आप लोगों को। लेकिन ज़्यादातर बड़े आसान थी, हाइड्रोलिसिस वाली थी या उनका रिवर्स था, मुश्किल नहीं था। यहाँ तक चैप्टर कहीं भी मुश्किल नहीं लगता, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ईजी चैप्टर है। अगर तुमने साथ के साथ पढ़ा हो ना, बस ये मानता हूँ कि और ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के चैप्टर के मुकाबले लेंथी बहुत गया है, टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, लेकिन मुश्किल नहीं है भाई। और अगला चैप्टर तुम देखना 3 से 4 क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा। अमाइंस बड़ा चैप्टर नहीं है, क्योंकि आप समझिए ना, अमाइंस नाम का मतलब हो गया, इसका मतलब एक ही क्लास है। बोलो कौन? अमाइन। इस चैप्टर में कितनी क्लास पढ़ रहे हो? 3, मतलब 3 चैप्टर्स पढ़ रहे हो एक तरीके से। उधर बस एक चैप्टर पढ़ने से वो अमाइन, तो वो बहुत जल्दी होएगा। सो गाइज, इसकी केमिकल रिएक्शन, इसकी प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, एसिडिटी ऑलरेडी समझा चुका हूँ। एसिडिटी में अगर मन में कोई भी डाउट रह गया है, डोंट वरी, रिवीजन के अंदर वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थी आप लोगों को आज समझ में आ गई होंगी। मेन बॉइलिंग पॉइंट याद करना होता है, हालांकि सॉल्युबिलिटी भी इसमें फैक्टर आता है, लेकिन ये मान लो कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर भी वही रहता है कि कार्बोक्सिलिक सबसे ज्यादा सॉल्युबल होंगे, क्योंकि सॉल्युबल में भी तो वही वाली बात आ गई ना कि जो H2O के साथ बॉन्डिंग अच्छी करेगा, सो वो कार्बोक्सिलिक ही करेगा। 2 एंड्स है उसके पास। सो गाइज, सिर्फ क्या बच जाता है हमारा? प्रिपरेशंस। 1-2 करवा दूं अभी? तो सुन लो, सुन लो, फिर मेरी बात सुनो। फिर देखो, मैं ना संडे को जो आपकी क्लास करूंगा, उसको बंद कर दो वीडियो को। अरे सुनो तो सही, देखो ऐसा है,